निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आज से शुरुआत हो जाएगी, कह सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से टीसीएस के नतीजों के साथ। लेकिन आपसे व्यू चाहेंगे सर वोडाफोन आइडिया को लेकर। और जहां तक मुझे लग रहा है मैं ही दूसरी या तीसरी बार आपसे इस पर पूछ रहा हूँ। 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आ रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस एफपीओ को? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का तो कन्विक्शन है और प्रमोटर और कंपनी भी अपनी तरफ से एफर्ट्स मारते हुए दिख रहे हैं। देखिए अभिषेक, वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो एक फेयर और उम्मीद, हम जी में बोलते हैं फेयर और ग्रीड, यहाँ पर मैं बोलूँगा फेयर और उम्मीद, उन दोनों वर्ड्स पर चलता है। जब कुछ भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर फंड रेज को लेकर के बात होती है, एक उम्मीद आ जाती है भी आइडिया के साथ आइडिया की बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी, मार्केट शेयर वापस आ जाएगा, यह एक छोटा नंबर 3 प्लेयर है, यह वापस बड़ा हो जाएगा। फियर ये है कि भाई जो कंपटीशन है वह रियल है, भले वो भारती की तरफ से हो या जियो की तरफ से हो। भारतीय आइडिया ने अपना मार्केट शेयर लूज़ करा है, उनका जो मेन मार्केट शेयर है वो वॉइस में है, जो कि एक तरह से ख़त्म हो रहा है। डेटा के अंदर उनके पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अंदर केपेक्स की रिक्वायरमेंट लगातार रहेगी। द टेलीकॉम सेक्टर हैज़ मूव फ्रॉम 4G टू 5G और 5G के बाद 6G आने वाला है। तो अगर आप अभी कंपनी को रिस्क कैपिटल डाल करके, अगर आप सर्वाइवल कैपिटल डाल करके इसको अगर चला भी देंगे तो क्या कंपनी फ्यूचर रेडी रहेगी? मेरा ये मानना है कि एक आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेडर्स उसको हमेशा प्रेफर करते हैं। डबल डिजिट स्टॉक है, लिक्विड है, स्प्रेड्स इसके अच्छे हैं। तो इस स्टॉक के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि जो बिग प्राइस एक्शन आता है वह आता है एचएनआई का या फिर ट्रेडर का। अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक एचएनआई हैं तो इन द नियर टर्म ऑफकोर्स इस न्यूज़ की वजह से आइडिया के स्टॉक को सहारा मिलेगा। मगर आप क्या एक लंबा व्यू ले सकते हैं, जैसे आप भारतीय एयरटेल पर लंबा व्यू ले सकते हैं, आप रिलायंस जियो के मॉडल पर लंबा व्यू ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया में कैपिटल इन्फ्लोजन आने की वजह से आप लंबा व्यू ले सकते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है कि जो मार्केट के जो डायनेमिक्स हैं उनके अंदर कंपटीशन आ गया है, उनके अंदर डायनेमिक्स इतने ज़बरदस्त तेज़ी से बदले हैं कि आइडिया एक एज अ कंपनी हैज़ रियली लॉस्ट। मतलब सबने अगर 100 मीटर की लंबी छलांग लगाई है तो आइडिया ने केवल 15 मीटर की छलांग लगाई है। देखो सर, अभी जो धीरे धीरे करके आईटी कंपनीज का हमने मोमेंटम वापस से मार्केट पे आते हुए देखा, आज टीसीएस के नंबर्स भी हैं, कुछ कनेक्ट करेंगे आप टीसीएस के नंबर्स, आईटी का मोमेंटम, नेस्डेक का चलना? देखिए नेस्डेक जो चल रहा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज से चल रहा है, उनको हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट 7, जिसके अंदर लार्जली एआई की वजह से जो कंपनीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से वो चल रहा है, भले वो माइक्रोसॉफ्ट हो या एनवीडिया हो। तो नेस्डेक और इंडियन आईटी के अंदर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अगर कोरिलेशन सही होता तो इस साल आईटी के लिए बहुत बड़ा साल रहता, मगर ऐसा नहीं है। नेस्डेक इस साल डबल डिजिट ऊपर गया है, मगर इंडियन आईटी शेयरों के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के नतीजों की। देखिए साहब, आईटी सेक्टर से उम्मीद इस बार कम है, क्योंकि एक्सेंचर एक प्रकार का बेंचमार्क सेट कर चुका है कि वह किस प्रकार के नतीजे आएंगे। मगर अगर टीसीएस आकर के कुछ डिफरेंट बोलता है, डिफरेंट मतलब कि भाई वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, हम एक डबल डिजिट ग्रोथ जो एस्पिरेशनल नंबर था एक रियलिस्टिक नंबर हो सकता है, हमको लगता है कि वी हैव गॉन थ्रू अ डिक्लाइन एंड द डिक्लाइन इज़ बिहाइंड अस एंड नाउ नेक्स्ट 3-4-5 क्वार्टर्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वापस आने वाली है, तो स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ दिन के लिए आउट परफॉर्मेंस आएगा। मगर रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आज हम टीसीएस से सुने, मुझे लगता है डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड कैप्ड है। डाउनसाइड इसलिए लिमिटेड है बिकॉज इन कंपनीज में कैश है, इन कंपनीज के अंदर कांस्टेंट बायबैक चलता रहता है। अपसाइड इसलिए लिमिटेड है बिकॉज इनके जो स्टॉक्स हैं वह कोई बहुत सस्ते नहीं है कि जिससे कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। बिकॉज टीसीएस का स्टॉक जहाँ तक मुझे याद है थोड़े दिन पहले ऑल टाइम हाई पर था, और अगर आप देखें वैल्यूएशंस को तो वैल्यूएशंस अपने हिस्टोरिकल एवरेज से भी ऊपर ज़्यादा हैं। तो अगर अच्छे नतीजे आए तो हो सकता है इन द नियर टर्म के अंदर 5 से 7% का उछाल आ जाए, उससे ज़्यादा मुझे इसके अंदर नहीं लगता है। अगर नतीजे खराब रहे तो 4 से 5% का डिक्लाइन आ सकता है, बिकॉज ये कंपनीज रिच हैं, बैलेंस शीट है, इनके अंदर बायबैक चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है निकुंज साहब, मुझे आपसे सीडीएमओ और सीआरओ प्लेयर्स के बारे में जानना था, क्योंकि आज गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी है जहाँ पे सिलेक्टिवली उन्होंने 3 काउंटर्स पे इनिशिएट करके अपने राय दी है। बट हम जब देख रहे थे कि पूरे स्पेस में हम यूएस की बायोटेक फंडिंग की बात कर रहे थे, वो उम्मीद है कि थोड़ी ठीक होगी, प्राइसिंग प्रेशर को लेके कंसर्न थे, चाइना +1 थीम है सब, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स, तो क्या ये अब मौका है कि
लंबी ग्रोथ को लेकर कोई कुछ काउंटर्स में पोजीशन लेने का? देखिए, फार्मा एक साइकिल फॉलो करता है, माने ना माने, अच्छी से अच्छी फार्मा कंपनीज में हम देखते हैं कि साइकिल का इफेक्ट आता है। कोई भी फार्मा कंपनी कुछ भी आकर के बोले जी हमारे पास आईपी है, पी है, स्पेशलिस्ट केमिकल्स, स्पेशलिस्ट फार्मा के अंदर है, जी नहीं, इनके अंदर साइकिल्स होती हैं। कोई साइकिल में ज़्यादा बेनिफिट करता है, कोई साइकिल में कम बेनिफिट करता है। क्या इंडियन फार्मा के अंदर साइकिल टर्न हो चुकी है? कुछ सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में साइकिल टर्न हो चुकी है, खास करके अगर मैं बल ड्रग्स की कुछ कंपनियों की बात करूँ, अगर मैं CRO CDMO कंपनियों की बात करूँ, साइकिल टर्न हो चुकी है। साइकिल टर्न होने के कई कारण हैं। चाइना +1, यूएस के अंदर प्राइसिंग ठीक आ रहा है, और इस पूरे सेक्टर के अंदर हमने जो देखा था एक प्रकार का इतना कंसंट्रेशन हो रखा था नए प्लेयर्स का, वह भी खत्म हो चुका है। तो CDMO CRO की साइकिल एकदम चेंज हो चुकी है। अब इसके अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे हमेशा नज़र रखिए, खास करके लॉरिस और डीबीज। मेरा ये मानना है जब कोई भी साइकिल टर्न होती है तो उसको हमेशा वैल्यूएशन के मूल्यांकन से नहीं देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि साइकिल की अपसाइड कितने दिन चल सकती है, और साइकिल अगर अपसाइड चल गई तो क्या ये कंपनी मार्केट शेयर गेन और प्रॉफिटेबिलिटी गेन के अंदर हमको सरप्राइज कर सकते हैं। देखिए, शेयर बाजार जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि बुल रन कहाँ पर ख़त्म होगा। पिछले बुल मार्केट में हमने देखा था P मल्टीपल निफ्टी का 25 से 30 के ऊपर गया था, अभी तो वहाँ नहीं है। तो वही साइकिल्स में होता है, जब फार्मा की कोई साइकिल टर्न करती है तो यह एक कम से कम 4 से 5 क्वार्टर के लिए टर्न करती है, और इनके अंदर जब पैसा बनता है, बेसाब पैसा बनता है उस समय। ठीक है, फार्मा को लेकर बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स सेक्टर को समझने के लिए, और इस सेक्टर आप कैसे स्टॉक्स छांटते हैं उसको लेकर भी बहुत ही काम की बातें आपके लिए। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, और बात कर रहे थे इंटरग्लोब एविएशन की, जहां पर रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, 4000 रुपए के ऊपर के लक्ष्य हैं, और इंटरग्लोब में हमने तेजी देखी भी है। बुधवार को 4 से 5% के आसपास की शानदार तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर कारोबार भी कर रहा है, और ट्रैवल सीजन भी चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां भी हैं बहुत सारी जगहों पर। एक जरा व्यू इस पर चाहेंगे अक्षय आपसे, इंटरग्लोब एविएशन कितनी तेजी आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अप्रैल में ही ये जो 4000 रुपए के लक्ष्य जो ब्रोकरेजेस सुझा रहे हैं उसके ऊपर के, वो हासिल हो जाएंगे शेयर में? जी, इंटरग्लोब एविएशन काफी रफ्तार से उड़ान भरा है, और अगर आप मोमेंटम देखें तो बहुत ही तेजी से मोमेंटम है। बस थोड़ा नए निवेशकों के लिए मेरा कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ट्स पे आप देखें तो मोमेंटम थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है, चार्ट्स ओवरबॉट है, और हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग की टिप आपको मिल सकती है। चार्ट में कोई खराबी नहीं है, बस नई एंट्री की खोज है कि कहाँ पे लेना है। तो मैं कहूंगा अगर आपको 3700 से 3750 ये रेंज में मिल जाए तो वापस आपको री एंटर करना है। 3600 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो 4000 के टारगेट है वो जल्दी आ जाएंगे। जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करे। 4000 प्लस टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर दिखेंगे। बस एंट्री के लिए थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए, बाकी व्यू तेज रहेगा इंटरग्लोब एविएशन। ठीक है, व्यू बुलिश है, एंट्री यहां पर नहीं करनी है आपको। चला बहुत तेज रफ्तार से है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, 50-100 रुपए अगर नीचे आ जाए तो आपके लिए बेहतर एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये व्यू कायम है कि 4000 रुपए ये शेयर जाएगा, 1 से 1.5 महीने के भीतर आपको ये लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे।